Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the enzymes of DNA replication. Here we are discussing a very important chapter of class 12, that is molecular basis of इनहेरिटेंस. तो जब हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो इसका ऑलरेडी मैकेनिज्म हमने स्टार्ट कर दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहला काम होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए. उस अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए में हेलिकेज का काम हमने पढ़ा. हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, डीएनए की अनकॉइलिंग या अनवाइंडिंग कर देता है या स्टार्ट कर देता है. साथ साथ में हमने सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में भी पढ़ा कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को दोबारा से बनने नहीं देती. एंड टोपोआइसोमरेज के बारे में पढ़ा जो कि सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है. तो ये कुछ एंजाइम्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सबसे पहला जो स्टेप है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो हमने पढ़ा कि डीएनए के रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. डीएनए पॉलीमरेजेस 1, डीएनए पॉलीमरेजेस 2, डीएनए पॉलीमरेजेस 3. ये 3 एंजाइम रेप्लिकेशन में काम में आते हैं. इनकी डिटेलिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसके साथ साथ आरएनए प्राइमर का क्या रोल है, डीएनए लाइगेज का क्या रोल है, ये हम ब्रीफली इसको स्टडी कर लिए हैं. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें यहाँ समझनी है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर. पेंटोज शुगर कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है. So here the deoxyribose nucleoside triphosphate serve dual purposes, यानी कि यहाँ पे ये dual purpose करता है. अब ये है क्या? आपको जब मैंने नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड या नेमिंग ऑफ न्यूक्लियोसाइड पढ़ाया था तो वहाँ पे कुछ बातें बताई थी. वहाँ पे आपको ये बताया गया था कि जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो रेप्लिकेशन में कुछ टर्म्स हमारे काम में आएंगी, जैसे एटीपी, डीएटीपी के बारे में आपको बताया गया था. तो एटीपी क्या है? एटीपी क्या है? एटीपी है एडेनिन के साथ शुगर और शुगर के साथ 3 फॉस्फेट. शुगर के साथ 3 फॉस्फेट. तो इसको हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसाइन या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. तो जब डीएनए अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा, बहुत ध्यान से समझना, जब डीएनए अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा तो नए स्ट्रैंड को बनाने में जो कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेस होगा वो अकेला नहीं आएगा. जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड बनना है. अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बेस पेयर है T, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर बेस पेयर है C. तो T के सामने A आएगा और जो A है वो अकेला नहीं आएगा. A के साथ शुगर भी आएगा, एडेनिन के साथ शुगर भी आएगा और 3 फॉस्फेट भी आएंगे. एडेनिन के साथ शुगर भी आएगा और 3 फॉस्फेट भी आएंगे. उसी तरीके से C के ऑपोजिट G आएगा. G अकेला नहीं आएगा, G के साथ भी शुगर आएगी और 3 फॉस्फेट आएंगे. तो अगर ये आरएनए होता तो यहाँ पे नॉर्मल एटीपी लिखते, बट हम डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे डीएटीपी. डीएटीपी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. इसको हम लिखेंगे जीटीपी ट्राइफॉस्फेट. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस जुड़ेगा वो अकेला नहीं आएगा, उसके साथ शुगर भी होगी और 3 फॉस्फेट भी होंगे, यानी कि वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा. अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाएगी,
दिक्कत होगी यहाँ पे फॉस्फेट की, इस फॉस्फेट को पहले अलग किया जाए। तो इस फॉस्फेट में से केवल इन दो को पहले अलग किया जाता है, और इनको अलग करने के लिए यहाँ पे काम करता है डीएनए पॉलीमरेज। तो सिंपल सी कहने का मतलब है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है, उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए ये जो ट्राइफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स है, ये सबस्ट्रेट का काम करता है। ये किसका काम करता है? सबस्ट्रेट का काम करता है। अब ऐसा करना क्यों जरूरी है ये भी हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये जो DATP है, ये जो DATP है, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सबस्ट्रेट है, और इस सबस्ट्रेट पे जो काम करेगा एंजाइम, उसको हम बोलेंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम, और एंजाइम किस पे काम करता है? सबस्ट्रेट पे। एंजाइम सबस्ट्रेट पे काम करता है। जब ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट पे काम करेगा तो A, S और P साथ रह जाएंगे और दो फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। इन दोनों फॉस्फेट को बोला जाएगा पायरोफॉस्फेट। इनको बोला जाएगा पायरोफॉस्फेट। बहुत ध्यान से समझना, क्या बोला जाएगा इनको? पायरोफॉस्फेट। अब जब ये दोनों फॉस्फेट फिर से अलग हो जाएंगे, यानी कि ये P अलग हो गया और ये P अलग हो गया, तो जब ये फॉस्फेट भी अलग हो जाएंगे तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगी? यहां पे प्रोड्यूस होगी एनर्जी, और यही एनर्जी दो काम करेगी। डीएनए रेप्लिकेशन में भी काम में आएगी, और साथ साथ में जब डीएनए स्टैंड को यूज करके नया डीएनए स्टैंड बनाया जाएगा, तो उस नए डीएनए स्टैंड में जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी, जो पॉलीमराइजेशन होगा, व्हाट इज डीएनए? पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो उस पॉलीमर को बनाने के लिए, उस पॉलीमराइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो यहां से मिलेगी। तो यहां पे इसका काम है कि ये पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और पॉलीमराइजेशन कब हो रहा है? जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब नई चेन बननी होगी, तो नई चेन के बनने के लिए जो भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आएंगे वो अकेले नहीं आएंगे। उन बेसिस के साथ जो बेस आएंगे वो अकेले नहीं आएंगे। ए के साथ शुगर भी आएगी, शुगर के साथ फॉस्फेट भी आएंगे, जी के साथ शुगर भी आएगी और 3 फॉस्फेट भी आएंगे। क्लियर? टी के साथ शुगर भी आएगी, 3 फॉस्फेट भी आएंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से सी के साथ शुगर भी आएगी, 3 फॉस्फेट भी आएंगे। तो ये किस किस फॉर्म में डीएनए में मिलेंगे? ये होंगे DATP, DGTP, CTP एक्सेट्रा। तो इस फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं सेल में, और सेल में भी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो आप इसको डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलें, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं DATP को, या DGTP को, या CTP को, किसी को भी आप क्या बोल सकते हैं? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो है ये तो हो गया फॉस्फेट, और यहां पे शुगर कौन सी है? डीऑक्सी राइबोज। और जब शुगर और जब नाइट्रोजन बेस को जोड़ा जाता है तो न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो ये कैसे बनेगा? इधर देखें, AS 3 फॉस्फेट। तो ये जो 3 फॉस्फेट है ये तो हो गया ट्राइफॉस्फेट। इसको हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। एडिनोसिन का मतलब क्या है? एडिनोसिन का मतलब क्या है? यहां पे नाइट्रोजन बेस और शुगर, तो एडिनोसिन। और एडिनोसिन कब बोला? जब नाइट्रोजन बेस और शुगर जुड़ा, तो इसको हमने क्या बोला? एडिनोसिन। तो यहां पे इसको हम क्या बोलेंगे? एडिनोसिन। अब हम अगर एडिनोसिन को बोलें तो हम एडिनोसिन को क्या बोलेंगे? जिसमें नाइट्रोजन बेस और शुगर है। क्या बोलते हैं नाइट्रोजन बेस और शुगर को? नाइट्रोजन बेस और शुगर को बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड।
और न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो पीछे वाला है। तो यहाँ पे ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे शुगर कौन सा है, डीऑक्सीराइबोज। तो यहाँ पे DATP है ये, क्लियर। तो ये जो DATP है या GTP है, कोई भी है, ये DNA पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। ये पूरी चेन है, इस पे काम कर रहा है, जैसे ये DATP है, इस पे काम कर रहा है एंजाइम DNA पॉलीमरेज क्योंकि सबस्ट्रेट है। और जब DNA पॉलीमरेज इस पे काम कर रहा है तो यहाँ पे ये अलग कर रहा है दो फॉस्फेट को, इनको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। अब ये जो दोनों फॉस्फेट है ये भी अलग हो जाते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। यही एनर्जी DNA रेप्लिकेशन और पॉलीमराइजेशन के काम में आती है, क्लियर। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे रेप्लिकेशन जब स्टार्ट हो चुका है तो सबसे पहला उसका स्टेप हम पढ़ चुके अनवाइंडिंग। ये जो दो स्ट्रैंड बने हैं, ये दोनों स्ट्रैंड बने हैं DNA की अनवाइंडिंग से। ये अभी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये यहाँ पे अनवाइंड होके सिंगल सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे ये अनवाइंडेड DNA है, क्लियर। अब यहाँ पे जो हेलिकेज प्रेजेंट है, हमने पढ़ा था कि जो हेलिकेज है, ये हेलिकेज क्या कर रहा है, ये हेलिकेज नाइट्रोजन बेस को, यानी कि जो बेस पेयर्स हैं उनको अलग कर रहा है, यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ रहा है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ रहा है तो DNA अनवाइंड हो रहा है और इसके आसपास ये जो सर्कल बन रहा है, इस सर्कल को ही हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क को अगर हम बहुत जनरल भाषा में समझे तो हम ये बोल सकते हैं ऐसी जगह जहां से अभी अनवाइंडिंग हो रही है, करंटली जहां से DNA अनवाइंड कर रहा है, दैट इज रेप्लिकेशन फॉर्क। अब एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ने से पहले वो कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। हमने क्या देखा कि ये DNA का स्ट्रैंड है और ये भी DNA का स्ट्रैंड है जो अनवाइंड हो चुका है। यहाँ पे है ये रेप्लिकेशन फॉर्क है और ये अभी भी जो DNA है वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। बहुत ध्यान से समझना, ये DNA अभी भी डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। अब अगर हम बोले कि ये जो एंड है, ये एंड इसका 3' एंड, ये एंड इसका 5' एंड, ये जो एंड है ये 3', ये जो एंड है ये 5' एंड, क्लियर। 3' एंड 5' एंड। अब हम अगर नॉर्मली देखें तो यहाँ कहीं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, यहाँ पे कहीं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ORI, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। और ये जो रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है ये दोनों डायरेक्शन में हुआ है, क्योंकि ORI के साथ ही हेलिकेज आके जुड़ जाते हैं और वो दोनों डायरेक्शन में DNA के स्ट्रैंड्स को अलग करना शुरू कर देते हैं, दोनों डायरेक्शन में। तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि DNA रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, क्योंकि जब रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। तो ये ORI है और इस ORI को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसी जगह जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हेलिकेज होगा और हेलिकेज दोनों डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा और DNA की अनवाइंडिंग शुरू कर देगा, क्लियर। अब ये वही अनवाइंडेड DNA है जिसमें ये वाला एंड 3' एंड है, ये वाला एंड 5' एंड है। अब जो बात हमें एग्जैक्टली समझनी है वो क्या है कि ये जो 3' एंड है, यहां पे अगर हम पॉइंट लगाएं तो ये एंड होगा 5' और अगर हम यहां पे पॉइंट लगाएं तो ये एंड होगा 3'। अगर यहां पे पॉइंट लगाएं तो ये एंड होगा 5', अगर यहां पे पॉइंट लगाएं तो ये एंड होगा 3'। और हमने क्या पढ़ा है कि रेप्लिकेशन हमेशा 5' टू 3' डायरेक्शन में ही होगा। हमेशा कैसे होगा, 5 to 3', क्लियर। अब यहाँ पे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए DNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 को बुलाया गया। कौन कौन आए, DNA पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3।
तीनों से कहा गया कि रेप्लिकेशन करो, बट तीनों ने रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने से, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से मना कर दिया। अब जब इन्होंने रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से मना कर दिया तो कोई ना कोई ऐसा आधार या कोई ना कोई ऐसा इनको बेस चाहिए जो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा सके, और वो जो बेस है वो है आरएनए प्राइमर। तो यहाँ पे प्राइमेज नाम का एंजाइम आरएनए प्राइमर बनाता है और ये जो प्राइमर है यहाँ पे अटैच हो जाता है। प्राइमेज को हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं और यही आरएनए पॉलीमरेज क्या बनाता है, आरएनए प्राइमर। ये बन चुका है आरएनए प्राइमर। अगर हम साधारण भाषा में बोलें कि आरएनए प्राइमर क्या है, तो आरएनए प्राइमर शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए, शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए की सहायता से डीएनए रेप्लिकेशन शुरू किया जाता है। आरएनए प्राइमर के आने के बाद ही डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करते हैं, अदरवाइज ये तीनों होते तो हैं बट अपना काम नहीं करते हैं। क्लियर। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात करते हैं कि 3' एंड है, ये 5' एंड है, अब किस हिसाब से इस एंड को हम डिसाइड करते हैं, किस हिसाब से इन एंड्स को हम डिसाइड करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, बहुत ध्यान से समझना है कि फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजन बेस, ऐसे जुड़ के ये न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड है और इस न्यूक्लियोटाइड की चेन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीमर, डीएनए या आरएनए। अब ध्यान से देखना है, इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ता है, इसका शुगर इसके फॉस्फेट से जुड़ता है, इस तरीके से चेन बनती चली जाती है। तो जहां पे फॉस्फेट फ्री होता है, जहां पे फॉस्फेट फ्री है, ये फॉस्फेट फ्री है, ये एंड होता है 5' एंड। और जहां पे शुगर में OH फ्री है, जहां पे शुगर का OH फ्री है, तो ये बनता है 3' एंड। तो 3' एंड और 5' एंड कैसे बनते हैं समझ में आया। जहां पे फॉस्फेट फ्री वहां पे 5' एंड, जहां पे OH फ्री वहां पे 3' एंड। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये 5' एंड है तो यहाँ पे 3' एंड बनेगा, और जब यहाँ पे 3' एंड बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, OH आएगा। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, OH। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, यहाँ पे आया OH क्योंकि यहाँ पे 3' एंड बना रहा है OH का फ्री होना, यहाँ पे OH को फ्री रखा गया। अब OH को फ्री रखने का बहुत बड़ा कारण हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्यों फ्री रखा गया है। अब ये तो प्राइमर आ गया, मान लीजिए ये तो प्राइमर अटैच हो गया। अब डीएनए की चेन को आगे बढ़ाना है डीएनए की चेन को आगे बढ़ाना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस को यहाँ पे ऐड करना है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस को ऐड करके पॉलीमराइजेशन करना है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, मान लीजिए यहाँ पे T है, तो T के ऑपोजिट आया यहाँ पे A। What I told you earlier, मैंने आपको क्या बताया कि T के सामने हमेशा A आएगा, T का कॉम्प्लीमेंट्री A है, A कभी भी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ आएगा शुगर और 3 फॉस्फेट, यानी कि ये हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। किसकी फॉर्म में आएगा, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे फिर से वही चीज रिपीट होगी, यहाँ पे फॉस्फेट टूटेगा, ये टूटे यहाँ पे, और इनके टूटने के बाद ये फिर से टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। बहुत ध्यान से समझनी है बात कि यहाँ पे ये फॉस्फेट टूट गए, तो मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देती हूँ जिससे समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये फॉस्फेट अलग हो गए, ये फॉस्फेट अलग हो गए। जब ये फॉस्फेट अलग हुए, पायरोफॉस्फेट बना, यानी कि 2 फॉस्फेट पायरोफॉस्फेट, वो 2 फॉस्फेट भी टूट गए, सिंगल सिंगल फॉस्फेट बना। और हमने क्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जब सिंगल सिंगल फॉस्फेट बन गया, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। अब ये जो रिलीज एनर्जी है, इस रिलीज एनर्जी को यूज किया ऑक्सीजन ने, यानी कि ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस रिलीज्ड एनर्जी को यूज करेगा। यहां से जो एनर्जी रिलीज हुई है इसको यूज करेगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को यूज करके यहां पे बनाएगा बॉन्ड, किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। तो यहां पे बन जाएगा बॉन्ड फॉस्फेट के साथ, ये बन गया बॉन्ड फॉस्फेट के साथ। क्लियर? तो यहां पे OH को फ्री रखा ही इसलिए जाता है कि ये नेक्स्ट वाले के फॉस्फेट के साथ, नेक्स्ट वाले न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग कर सके, इसीलिए फ्री रखा जाता है। अब हमने क्या देखा, ये चेन आगे बढ़ी, यहां पे शुगर है, शुगर के पास फिर से OH फ्री, शुगर के पास फिर से OH फ्री, यहाँ पे शुगर के पास OH फ्री। अब यहाँ पे फिर से वही चीज रिपीट होगी। अब कैसे रिपीट होगी हम इस बात को समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए C है, C के ऑपोजिट यहाँ पे आया G। मैंने आपको क्या बताया था, G अकेला नहीं आएगा, G के साथ शुगर, शुगर और 3 फॉस्फेट, ये आ गए 3 फॉस्फेट। सेम कहानी यहाँ पे भी रिपीट होगी। पहले ये दोनों फॉस्फेट अलग होंगे, इन फॉस्फेट को हम अलग कर देते हैं, ये फॉस्फेट अलग कर देते हैं, पायरोफॉस्फेट बन जाएगा। पायरोफॉस्फेट बनने के बाद जो 2 फॉस्फेट हैं वो फिर से टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी है जो यहां से अब रिलीज हुई है, यहां से फिर से एनर्जी रिलीज हुई। अब ये जो रिलीज एनर्जी है इसको यूज करेगा ये वाली शुगर का ऑक्सीजन, यानी कि ये जो OH है इसके पास जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इस एनर्जी को यूज करेगा और यूज करके यहां पे फिर से फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। फिर इस तरीके से बॉन्डिंग आगे आगे चलती जाएगी, इसका शुगर फिर आगे वाले के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से एक चेन बनती चली जाएगी। OH किसके साथ बॉन्ड बनाता जाएगा? फॉस्फेट के साथ, यानी कि शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, इस तरीके से बॉन्डिंग होती चली जाएगी और एक लंबी चेन या छोटी चेन जैसी भी चेन है वो बनती चली जाएगी। तो इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। पॉलीमराइजेशन कैसे होता है? एनर्जी की सहायता से होता है। एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है? एनर्जी ATP, DATP, DGTP, DCTP, जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं इनके टूटने की वजह से, यानी कि इनका जब पायरोफॉस्फेट अलग होता है और पायरोफॉस्फेट अलग होकर फॉस्फेट बनता है तो वो एनर्जी देता है, और वो एनर्जी OH का O, यानी कि OH के पास जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर यूज कर लेता है और फॉस्फेट के साथ शुगर की बॉन्डिंग में सहायता करता है। तो एनर्जी का रिलीज होना और एनर्जी का यूज होके बॉन्ड बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं तो न्यूक्लियोटाइड तो बन जाएंगे बट जब तक उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी तब तक उसको हम पॉलीमर नहीं बोल सकते, यानी कि पॉलीमराइजेशन उसको नहीं हम कह सकते। क्लियर? यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे सेम वही चीज रिपीट हो रही है, ध्यान से समझना है। ये हेलिकेज है, हेलिकेज क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ रहा है और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेप्लिकेशन, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो रेप्लिकेशन करा रहा है बट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को लगातार तोड़ के और स्ट्रैंड्स को अलग कर रहा है। क्लियर? ये जो यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, जहां पे करंटली अनवाइंडिंग हो रही है। ये वाला एंड 3' एंड ये वाला 5' एंड। अब यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाएं तो 3' के सामने 5' आया, 5' के सामने इस पॉइंट पे 3' एंड आएगा, बहुत ध्यान से समझना। 3 के सामने यहाँ पे 5, 5 के सामने यहाँ पे 3', 5 के सामने 5, 3 के सामने 3 नहीं आता। हमेशा जो DNA के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे RNA प्राइमर अटैच हुआ। RNA प्राइमर के अटैच होने के बाद यहाँ पे क्या देखा गया कि RNA प्राइमर के अटैच होने के बाद फिर DNA पॉलीमरेज ने अपना काम किया और पॉलीमराइजेशन करके इस चेन को लंबा कर दिया, यानी कि एक चेन बना दी न्यूक्लियोटाइड की, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो गया। तो हमेशा ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है यानी कि जो न्यू स्टैंड बन रहा है ये 5' to 3' ही बन रहा है ओल्ड स्टैंड को यूज करके। क्लियर? अब बात आती है यहाँ की,
ये वाला एंड 5 डैश, तो ये 3 डैश। 3 डैश एंड से कभी भी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। रेप्लिकेशन हमेशा हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में ही चलेगा। अब अगर यहाँ जाएं ऊपर तो यहाँ पे स्टैंड्स को देखें तो यहाँ पे 5 डैश एंड होगा। अब 5 डैश एंड से रेप्लिकेशन स्टार्ट कराने के लिए पूरे डीएनए को खोलना पड़ेगा। पूरे डीएनए को खोलने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सेल को। सेल को पूरा डीएनए अनवाइंड करने के लिए बल्क ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। इतनी एनर्जी सेल के पास नहीं है। जब इतनी एनर्जी सेल के पास नहीं है तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा डीएनए अनवाइंड होता जाता है और रेप्लिकेशन होता जाता है, फिर खुल जाता है, फिर रेप्लिकेशन हो जाता है। तो इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है। पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक साथ खुल के इमीडिएटली नहीं बन सकता है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, अनवाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को ऐड करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करा जाए, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये वाला जो पॉइंट हम लगाते हैं ये है 5 डैश। ये वाला जो पॉइंट है ये है 5 डैश। तो इस 5 डैश एंड पे फिर से यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, आरएनए प्राइमर अटैच किया जाता है। आरएनए प्राइमर, व्हाट इज आरएनए प्राइमर? शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए। इसको अटैच करने का काम, जोड़ने का काम कौन करता है? प्राइमेज। प्राइमेज इसको अटैच करवाता है और यहां से अब 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन होता है। 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर? तो जितना डीएनए खुल चुका है उतना पॉलीमराइजेशन यहाँ पे हो चुका है। अब डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो और ज्यादा अनवाइंड कर गया, बट जो पॉलीमराइजेशन हुआ वो तो यहां तक हुआ। पॉलीमराइजेशन तो यहां तक हुआ, इसमें यहां तक हुआ। इसमें पॉलीमराइजेशन यहां से यहां हो रहा है, इसमें पॉलीमराइजेशन यहां से यहां हो रहा है। 5 डैश टू 3 डैश, तो यहां पे हो रहा है 5 डैश टू 3 डैश। क्लियर? अब अगर हम यहां देखें, अब इस स्ट्रैंड का आगे पॉलीमराइजेशन करना है तो यहां पे क्या करना होगा? क्या दोबारा से प्राइमर अटैच करना होगा? क्या दोबारा से प्राइमर अटैच करेंगे? पहले इनके एंड्स देख लेते हैं। अगर ये 5 डैश है तो ये 3 डैश होगा, अगर ये 3 डैश है तो आगे आएगा 5 डैश एंड। तो यहाँ पे जो 5 डैश एंड आ रहा है और जो रेप्लिकेशन है वो 5 डैश टू 3 डैश होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्राइमर अटैच करने की जरूरत नहीं है, ये चेन कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ जाएगी और जो डायरेक्शन होगा पॉलीमराइजेशन का वो 5 डैश टू 3 डैश ही होगा। ये जो स्ट्रैंड है इसमें नया प्राइमर ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन है रेप्लिकेशन का दैट इज 5 to 3, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी नया प्राइमर ऐड करने की। अब दिक्कत आई इस वाले स्ट्रैंड के साथ। अब अगर मैं बोलूं कि ये 3 डैश है तो ये इसका 5 डैश हुआ, अगर ये 5 डैश है तो यहाँ पे फिर से 3 डैश हुआ, अब यहाँ पे हुआ 5 डैश। तो यहाँ से यहाँ तो पॉलीमराइजेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 डैश टू 5 डैश तो होता ही नहीं है। क्या कराया जाए? 5 डैश टू 3 डैश ही कराया जाए और इसको कराने के लिए फिर से प्राइमर को लाया जाएगा, फिर से यहाँ पे प्राइमर ऐड होगा। ये प्राइमर आ गया 5 डैश एंड पे, और जब यहाँ पे 5 डैश एंड पे प्राइमर आ गया तो इस प्राइमर ने क्या किया? फिर से कहा पॉलीमरेजेस को कि अब मैं आ चुका हूं, तुम अपना काम स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे प्राइमर आने के बाद फिर से यहाँ पे 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो जाता है। क्लियर? 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन हो जाता है। तो हमने क्या देखा? एक लंबी चेन बनी, डायरेक्शन 5 डैश टू 3 डैश, यहाँ पे एक चेन बनी, डायरेक्शन 5 डैश टू 3 डैश, फिर एक और प्राइमर आके अटैच हुआ, डायरेक्शन अगेन 5 डैश टू 3 डैश। ये बात याद रखनी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे हमने क्या देखा? जो कॉन्टिन्यूस चेन बनी,
जो एक लगातार चेन बनी, यानी कि लगातार पॉलीमराइजेशन हुआ बिना रुके, बिना डिसकंटिन्यूटी के, तो यहाँ पे एक लंबी जो चेन बनी, जो पॉलीमराइजेशन हुआ, इसको हमने बोला कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोला इसको? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला इसको? कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है, जो छोटी छोटी यहाँ पे चेन बन रही है, क्लियर? तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस चेन बन रही है, इन डिसकंटिन्यूअस चेन को हम बोलेंगे या स्टैंड को बोलेंगे लैगिंग स्टैंड्स, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड्स या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोल रही हूं मैं, ध्यान से समझना। जो कॉन्टिन्यूअस चेन बनी, एक लंबी चेन, एक लंबा स्ट्रैंड जो कॉन्टिन्यूअसली बना, पुराने स्टैंड को यूज करके जो नया स्टैंड बना, कॉन्टिन्यूअसली बना, बिना डिसकंटिन्यूटी के बना, इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीड करने वाला स्टैंड, लीडिंग स्टैंड और कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। जो आरएनए प्राइमर के बार बार आने से डिसकंटिन्यूटी के साथ बना, उसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, लैगिंग स्टैंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस, लैगिंग या ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब यहाँ पे इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इनको ओकाजाकी या लीडिंग या लैगिंग स्टैंड नाम क्यों दिया गया। बेसिकली लीडिंग या लैगिंग स्टैंड इनको नाम क्यों दिया गया? तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है, यहाँ पे हेलिकेज है, और हेलिकेज लगातार इस डायरेक्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन है वो कैसा है? ये वाला डायरेक्शन है। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन ऐसा है, क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस रेप्लिकेशन फॉर्क के डायरेक्शन से हम दूसरे डायरेक्शन को मैच करें कि इनका डायरेक्शन कैसा, बहुत ध्यान से समझना। तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हम देखें 5' to 3' डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअस स्टैंड बन रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस स्टैंड का जो डायरेक्शन और रेप्लिकेशन फॉर्क का जो डायरेक्शन है वो सेम है। किस किस का? रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन और कॉन्टिन्यूअस स्टैंड का जो डायरेक्शन है वो सेम है, सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, क्लियर? अब ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ध्यान से समझना। यहां पे ये जो ओल्ड स्टैंड है, ये जो पुराना स्टैंड है जिसको यूज किया जा रहा है, ये जो पुराना स्टैंड है जिसको नया स्टैंड बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, इसी ओल्ड स्टैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड? ओल्ड स्टैंड, पुराना स्टैंड, जिसकी सहायता से नया स्टैंड बनाया जाएगा। व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड? टेम्पलेट स्टैंड इज द ओल्ड स्टैंड, तो इससे हमें एक बात तो ये प्रूव हो गई है कि यहां पे भी डीएनए का रेप्लिकेशन किस मेथड से हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव। व्हाई इज इट सो? क्योंकि पुराना स्टैंड यूज करके नया स्टैंड बनाया जा रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब ध्यान से समझना, अगर ओल्ड स्ट्रैंड का डायरेक्शन, बहुत ध्यान से समझना, अगर ओल्ड स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3' to 5' है, दिख रहा है? ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये वाला व्हाइट वाला, इसका डायरेक्शन 3' to 5' है। अगर ओल्ड स्टैंड का डायरेक्शन या टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन या उसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है, तो वो हमेशा क्या फॉर्म करता है? वो हमेशा फॉर्म करता है लीडिंग स्ट्रैंड। अगर टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन 3 to 5 है या उसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, तो यहाँ पे इस ओल्ड स्टैंड की, व्हाइट वाले स्टैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है। तो जब इसका डायरेक्शन या इसकी पोलैरिटी 3' to 5' होती है और इस ओल्ड स्टैंड या टेम्पलेट स्टैंड की सहायता से जब न्यू स्टैंड बनाया जाता है, तो वो स्टैंड हमेशा कहलाता है लीडिंग स्टैंड या कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टेम्पलेट स्टैंड, ओल्ड स्टैंड विद पोलैरिटी या डायरेक्शन 3' to 5' फॉर्म लीडिंग और कॉन्टिन्यूअस स्टैंड। क्लियर? और एक चीज और ध्यान रखना,
रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन और लीडिंग स्टैंड का डायरेक्शन सेम है, ये बात भी ध्यान रखना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। दूसरे केस में अगर हम देखें, अगर टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन, ये टेम्पलेट स्टैंड हो गया, ये वाला स्टैंड, अब व्हाइट वाला क्या हो गया, टेम्पलेट स्टैंड, और इस टेम्पलेट स्टैंड को यूज करके नया स्टैंड बनाया जा रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज टेम्पलेट स्टैंड, ओल्ड स्टैंड विच फॉर्म समथिंग, जो कुछ ना कुछ बना रहा है। अब कुछ यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो कुछ में क्या बन रहा है, डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है। तो अगर टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन 5' to 3' है, अगर टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन 5' and to 3' एंड है, या इसकी पोलैरिटी 5' and to 3' एंड है, तो ये हमेशा क्या बनाएगा, लैगिंग स्टैंड, डिसकंटिन्यूअस स्टैंड या ओकाजाकी फ्रेगमेंट। सो द टेम्पलेट स्टैंड और स्टैंड विद 5' to 3' polarity form lagging, discontinuous और ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो हमने क्या पढ़ा इस पर्टिकुलर इसमें हमने ये पढ़ा कि जहां पे एक ही आरएनए प्राइमर का यूज हो रहा है और रेप्लिकेशन का डायरेक्शन 5' और 3' है, तो एक लंबी चेन बनेगी, इस लंबी चेन को हम बोलेंगे लीडिंग स्टैंड या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड या लीडिंग स्टैंड किसकी सहायता से बना, पुराने स्टैंड की सहायता से, जिसको हमने बोला टेम्पलेट स्टैंड। अगर टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन 3 to 5 है, अगर टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन 3' to 5' एंड है, तो हमेशा ये बनाएगा लीडिंग या कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड को। क्लियर? अगर टेम्पलेट स्टैंड या ओल्ड स्टैंड का डायरेक्शन 5 to 3' है, 5 to 3' है, तो ये हमेशा बनाएगा लैगिंग या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लैगिंग स्टैंड का जो डायरेक्शन है वो रेप्लिकेशन फॉर्क से उल्टा है। रेप्लिकेशन फॉर्क का डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, लीडिंग का भी अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो यहां तो हम यही बोलेंगे ना कि डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, यानी कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है। तो लीडिंग रेप्लिकेशन फॉर्क के हिसाब से जा रहा है, लैगिंग उल्टा जा रहा है। लैग इसलिए यानी कि वो काम ही अपने हर चीज उल्टी कर रहा है, लैग कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पे जगह जगह स्टैंड्स में आ गया था आरएनए प्राइमर। यहां पे क्या था, अगर हम देखें यहां पे आरएनए प्राइमर, यहाँ पे आरएनए प्राइमर, यहाँ पे आरएनए प्राइमर, तो ये जितना भी रेड जोन हमें दिखाई दे रहा है सारा का सारा आरएनए प्राइमर है। तो अगर हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर इतनी कॉन्टिन्यूटी आरएनए प्राइमर की आ गई, यानी कि आरएनए की आगे छोटी छोटी चेन या छोटे छोटे स्टैंड आरएनए के आ गए, तो हो सकता है कि डीएनए का कुछ खुद का बचे ही ना। तो इस चीज से बाहर निकलना था। इस चीज से बाहर निकलने के लिए मदद ली गई डीएनए पॉलीमरेज 1 की। डीएनए पॉलीमरेज 1 की सहायता से, डीएनए पॉलीमरेज 1 की सहायता से यहां से आरएनए प्राइमर्स को हटाया गया। तो हमने पढ़ा था, जब हमने पढ़े थे एंजाइम्स के बारे में, कि जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसका काम क्या है, उसका काम है आरएनए प्राइमर को रिमूव करना। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने मान लीजिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर था उसको हटाया, यहाँ पे आरएनए प्राइमर था उसको हटाया, और यहाँ पे आरएनए प्राइमर था उसको हटा दिया। तो इसका काम एक कंप्लीट हुआ, इसने आरएनए प्राइमर को हटा दिया। अब जब इसने आरएनए प्राइमर को हटाया तो छोटे छोटे गैप बन गए। ये यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ पे गैप बन गया, यहाँ पे गैप बन गया। अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन को प्रॉपरली पूरा करना है तो इन गैप्स को हटाना पड़ेगा, और इन गैप्स को फिल करने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही करता है। तो यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है कि ये आरएनए प्राइमर्स को या प्राइमर को रिमूव करता है, और रिमूव करके जो छोटे छोटे गैप बन जाते हैं उन गैप्स को भी फिल करता है। तो इसको हम कहते हैं गैप फिलिंग
एंजाइम। अब जब ये गैप फिल करता है तो गैप को फिल करने में ये क्या बनाता है, शॉर्ट चेन बनाता है। गैप को फिल करने में ये शॉर्ट चेन या शॉर्ट स्ट्रैंड बना देता है। तो इसलिए यहाँ पे मान लो इसने बना दी शॉर्ट स्ट्रैंड, यहाँ पे भी बन गया मान लीजिए शॉर्ट स्ट्रैंड, और यहाँ पे भी बन गया शॉर्ट स्ट्रैंड। शॉर्ट स्ट्रैंड बन गया। अब इन शॉर्ट स्ट्रैंड को जोड़ा कैसे जाए, क्योंकि बिना जोड़े तो रेप्लिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकता। ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बने हैं, ये छोटी छोटी चेन बन चुकी हैं, तो ये छोटी छोटी चेन है, इनको जोड़ने का काम करता है यहाँ पे डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे ब्लू कलर का आ गया है, और ये जो डीएनए लाइगेज है ये क्या करता है, डीएनए लाइगेज यहाँ पे जो छोटे स्ट्रैंड्स हैं उनको जोड़ देता है और रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर देता है। सो हियर the DNA ligase, this one, DNA ligase क्या करता है, DNA ligase यहाँ पे ज्वाइन करता है DNA strands को, ज्वाइन DNA strands। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे हमने पढ़ा कि रेप्लिकेशन क्या होता है, किस मेथड से होता है, और साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि रेप्लिकेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए। नाउ सर्टेन पॉइंट्स रिलेटेड विद द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल प्रोसेस। पुराने स्टैंड को यूज करके नया स्टैंड बनना सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है और दोनों डायरेक्शन में चलता है। इन ई कोलाई द ड्यूरेशन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में फ्रेम होता है। इन ई कोलाई द ड्यूरेशन ऑफ सेल डिवीजन, जब ई कोलाई डिवाइड करती है तो पहली जनरेशन उसकी आती है 20 मिनट में, बट उसका जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो करता है 18 मिनट में, 18 मिनट्स में। 18 मिनट्स में डीएनए ई कोलाई का रेप्लिकेट करता है, बट पूरी सेल, यानी कि यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। नाउ द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन हैज टू बी अप्रोक्सीमेटली 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी कि एवरेज रेट जो है पॉलीमराइजेशन की वो कितनी है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। तो अगर हम ई कोलाई में, यानी कि प्रोकैरियोट्स में, ई कोलाई में अगर हम बेस पेयर देखें तो कितने होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं ई कोलाई में। और ये जो ई कोलाई में जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए में, तो ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये इनका नंबर बहुत ज़्यादा है, और इसका जो रेप्लिकेशन है, जो डीएनए बेस पेयर्स हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है, उनका रेप्लिकेशन 18 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे ई कोलाई का जो डीएनए है जिसमें इतने बेस पेयर हैं वो 18 मिनट में पूरा रेप्लिकेट कर लेता है। अगर हम 1 मिनट से इसका एवरेज, 1 सेकंड से, नॉट मिनट से, 1 सेकंड से इसका एवरेज निकालें तो हम बोलेंगे 2000 बेस पेयर, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतने बेस पेयर एक डायरेक्शन में बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये जो डेटा है, पुरानी एनसीईआरटी में जो डेटा है ये 38 मिनट्स भी दिया हुआ है, बट जो अभी नई एनसीईआरटी आई है उसमें ये डेटा ठीक हो चुका है। तो इस बात का प्रॉपरली ध्यान रखें कि ये 18 मिनट्स हैं। ई कोलाई का पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है 18 मिनट्स में। मीन्स रेप्लिकेशन इज फास्ट एंड एक्यूरेट प्रोसेस। रेप्लिकेशन फास्ट होने के साथ साथ एक्यूरेसी भी रखता है। ऐसा नहीं है कि फास्ट हो गया एक्यूरेसी ना रखे। एक्यूरेसी का मतलब है कि प्रॉपरली रेप्लिकेट करता है, प्रॉपर एंजाइम्स की सहायता से करता है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर फास्ट प्रोसेस है और एक्यूरेसी के साथ होने वाला प्रोसेस है। Any failure in cell division after DNA replication result into polyploidy। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि सेल डिवीजन में जब फेलियर होता है, एनी फेलियर इन द सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए तो रेप्लिकेट हो गया
बट उसके बाद सेल डिवीजन अगर ढंग से नहीं हो पाया तो यहाँ पे क्रोमोसोम के नंबर बदलते हैं, बढ़ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बोलें कि सेल डिवीजन में यहाँ पे बहुत सारे फेज हैं, G1 फेज, G2 फेज, S फेज एक्सेट्रा, इसी के साथ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब अगर हम बोले S फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है, ये डीएनए रेप्लिकेट कर गया, S फेज में डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है और फिर रेप्लिकेशन के बाद G2 फेज में जाता है सेल डिवीजन और उसके बाद में जाता है प्रोफेज में, फिर जाता है मेटाफेज में। अब मेटाफेज में अगर डीएनए पहुंच चुका है रेप्लिकेटेड, बट सेल डिवीजन का फेलियर हो जाता है। मेटाफेज में रेप्लिकेटेड डीएनए पहुंच चुका है बट सेल डिवीजन फेल हो जाता है। अब सेल डिवीजन कैसे फेल होता है, उसका कारण क्या है? तो यहां पे कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दिया गया और कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के देने की वजह से जो सेल डिवीजन है उसमें आ गया फेलियर, यानी कि वो रिस्ट्रिक्ट हो गया, वो वहीं रुक गया। तो डीएनए तो रेप्लिकेटेड है बट सेल प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे कॉल्चिसिन की वजह से वो जो सेल डिवीजन है वो आगे प्रोसीड ही नहीं हो पाया, वो रिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसी की वजह से जो कंडीशन है वो कौन सी आ सकती है? पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पे पॉलीप्लॉइडी कंडीशन इसकी वजह से आ सकती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि डीएनए रेप्लिकेशन में केवल डीएनए पॉलीमरेजेज ही काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे एंजाइम काम कर रहे हैं, हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज, एसएसबी एक्सेट्रा, लाइगेज इवन। तो ये बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो पाता है।